नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति का गठन। 31 सदस्यीय संयुक्त समिति में 21 सदस्य लोकसभा और 10 राज्यसभा से अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट सौंपेगी समिति। चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर दौरा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, आयोग जल्द से जल्द चुनाव कराने को प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर के लोग विघटनकारी ताकतों को देंगे करारा जवाब। भारत बांग्लादेश सीमा पर निगरानी के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किया समिति का गठन। भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमेटी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत। तकरीबन 18 महीने से जेल में थे सिसोदिया। शराब नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच का कर रहे हैं सामना। भाजपा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने सांसदों को SC/ST में क्रीमी लेयर नहीं लागू होने का दिया आश्वासन। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी डीपी में लगाया तिरंगा। सभी से अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने और तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने का किया आह्वान। न्यूजीलैंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अभिनंदन समारोह में हुई शामिल। भारत न्यूजीलैंड के रिश्तों को बताया प्रगाढ़। यात्रा के अंतिम चरण में तिमोर-लेस्ते के लिए होंगी रवाना। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाइयों का तांता। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से बात कर दी बधाई। आज अमन सहरावत से कुश्ती में कांस्य पदक की उम्मीद। वहीं विनेश फोगाट की सिल्वर मेडल देने की अपील पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स का फैसला आज। और अब विस्तार से समाचार। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया गया। समिति में 21 लोकसभा में से 10 राज्यसभा संसद सदस्य शामिल किए गए हैं। समिति को रिपोर्ट रखने के लिए अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक का समय दिया गया है। I give notice of my intention to move the following motion during the current session of Lok Sabha, that the Waqf Amendment Bill 2024 be referred to a joint committee of the houses consisting of following 21 members from this house. Serial number 1, Sri Jagdampika Pal. 2, Dr. Nishikant Dubey. 3, Sri Tejaswi Surya. 4, Srimati Aparajita Sarangi. 5, Sri Sanjay Jaiswal. 6, Sri Dilip Saikia. 7, Sri Abhijit Gangaupadhyay. 8, Srimati D.K. Aruna. 9, Sri Gaurav Gogoi. 10, Sri Imran Masood. 11, Sri Mohammad Javed. 12, Sri Maulana Mohibullah. 13, Sri Kalyan Banerjee. 14, Sri A. Raja. 15, Sri Lavu Sri Krishna Devarayalu. 16, Sri Dileshwar Kamait. 17, Sri Arvind Sawant. 18, Sri Matre Balia Mama Suresh Gopinath. 19, Sri Naresh Gandpat Maske. 20, Sri Arun Bharti. 21, Sri Asauddin Owaisi. And 10 members from Rajya Sabha, that in order to constitute a sitting of the joint committee of quorum shall be 1/3 of the total number of members of the joint committee, that the committee shall make a report to this house by the last day of the first week of the next session. माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिला है। मामला राज्यसभा का है, जब शुक्रवार को जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखा संवाद हुआ। सभापति ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर पीठ का अपमान करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद के उच्च सदन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। सदन के नेता जेपी नड्डा ने ये प्रस्ताव पेश किया। मैं जया अमिताभ बच्चन और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है I am a person who has gone out of the way and you say my tone. I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. जया अमिताभ बच्चन नाम तो सुना होगा आपने। मौजूदा समय में राज्यसभा की सांसद हैं और जानी मानी अभिनेत्री भी। इनकी एक पहचान ये भी है कि इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी हैं और उन्होंने जब राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल किया तब पूरे होशो हवास में जया अमिताभ बच्चन का नाम लिखा। अब इसी नाम से वे आए दिन राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करने वाली पीठ से पुकारी जाती हैं, जिसके बाद उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जा रहा है। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन के वक्तव्य पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि आप होंगे सेलिब्रिटी, लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। Jaya ji, you have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, 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 she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. सभापति और जया बच्चन के संवाद के बाद उच्च सदन में बवाल मच गया और पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने सामने आ गए। नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की। विपक्ष चर्चा की दृष्टि से मुद्दा विहीन हो गया है और मर्यादा विहीन व्यवहार उनकी आदत सी हो गई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन होना यह सदन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रजातंत्र के मूल्यों का रक्षा करना यह सदन का कर्तव्य है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से आज की घटना को सर्वसम्मति से उसकी निंदा करता है। भाजपा सहित उसके सहयोगी दलों के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष के रवैये की निंदा की है। यह सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। It is very painful, sir. We, as some of my colleagues have said, we come here to Parliament to represent the voice of the people. We come here to discuss and engage on issues which are very important for the well-being and the future of our nation. मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को अकोमोडेट करते हैं, ज़्यादा मौका देते हैं उनको, लेकिन ये उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। मजेदार बात यह है कि कुछ समय पहले राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जया बच्चन ने खुद को जया अमिताभ बच्चन कहा था। खुद सभापति जगदीप धनखड़ इसे सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़े थे। इससे पहले जब उच्च सदन में अपनी बात रखने के लिए जया बच्चन का नाम अमिताभ के साथ जोड़कर लिया गया था तो इससे नाराज भी नजर आई थी।
ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज और कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति और चुनाव को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को आगे बढ़ाने और चुनाव कराने का समय अब आ गया है। हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विघटनकारी ताकतों को करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त तक मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। सबसे मुलाकात हुई थी, हमने सबका फीडबैक लिया था। उस समय के बाद लोकसभा के चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद अमरनाथ जी की यात्रा चल रही थी और अभी खत्म नहीं हुई है। उससे पहले ही हम लोग फिर से आपके पास वापिस हैं, ये जानने के लिए कि अब JNK का चुनाव कब कराया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शन में पार्लियामेंट के अमन की जो दास्तां यहां आप सब लोगों ने मिलकर बयां की है, लंबी लंबी कतारें में जो जमहूरियत को आगे बढ़ाने के जो ख्वाब आपने देखे और हम सबको दिखाए हैं पूरी दुनिया को, उनको चुनावों के जरिए आपको अपनी चुनी हुई सरकार देकर अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 1 जुलाई 2024 तक जो नागरिक अपनी उम्र 18 साल पूरी कर चुके हैं अभी मतदाता बन सकते हैं। 20 अगस्त तक मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। अगले चुनाव भी असेंबली के जल्द से जल्द कराए जाएं। सभी पार्टीज का कहना था कि JNK में आवाम द्वारा चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों जिनका लोगों के साथ में बेटर कनेक्ट हो, ताकि लोगों जमहूरियत आगे बढ़ सके और लोग अपनी सरकार अपने हिसाब से चुन सकें। तो उनका सबका कहना था कि चुनाव जल्दी कराए जाएं। मोर और लेस सभी पार्टी का ये भी कहना था, एक आध को छोड़कर, कि लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश की जाए। ऐसा ना हो कि किसी को प्रदर्शन की या रैली की या कुछ और चीज़ों की परमिशन ना मिले, कुछ को ज़्यादा मिले। इस तरह का ना हो, सबको बराबरी की भागीदारी के साथ जब भी चुनाव हो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश हो। एक और भी मांग सबकी थी कि कुछ सिक्योरिटी का, लोगों के पॉलिटिकल फंक्शनरीज का रिव्यू हुआ था स्टेट में, उसमें कुछ लोगों की सिक्योरिटी डाउनग्रेड हुई, कुछ लोगों की सिक्योरिटी नहीं मिली, कुछ को ज़्यादा मिली, कुछ को कम मिली। तो उनका परसेप्शन ये था कि सबको बराबर मिलनी चाहिए। बांग्लादेश में चल रहे हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान के ADG करेंगे। समिति के अन्य सदस्यों में महानिरीक्षक IG BSF फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, महानिरीक्षक IG BSF फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, सदस्य योजना और विकास, भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण LPAI और सचिव LPAI शामिल हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के लिए हो रहे आंदोलनों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने गंभीर चिंता जताई है और इसकी घोर निंदा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। बयान में RSS ने बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हो रहे हमले को क्रूरता की संज्ञा देकर असहनीय बताया है। RSS ने बांग्लादेश की कार्यकारी सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। बयान में भारत सरकार से भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह किया गया है।
बांग्लादेश में तख्ता पलट और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस मामले में पीएम मोदी की चिंता दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को लेकर किस तरह से बेपरवाह है, इसकी बानगी गुरुवार को दिखी। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच अंतरिम सरकार का गठन हुआ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, साथ ही आश्वासन भी दिया कि वे भारत बांग्लादेश की जनता के हितों के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उम्मीद जताई कि अंतरिम सरकार हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। एक बार पीएम मोदी के ट्वीट पर नज़र डालें तो उन्होंने लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी जहां हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह कर रहे हैं, वहीं संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी कोई चिंता या आग्रह नहीं दिखाई देता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पोस्ट किया, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। इस पोस्ट में कहीं से भी पड़ोसी देश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को नई अंतरिम सरकार के सामने उठाने की मंशा ना तो राहुल गांधी की दिखी और ना ही प्रियंका गांधी की दिखी। इन दोनों नेताओं और भाई बहनों ने अभी तक ऐसी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं की है, जबकि इसके ठीक उलट राहुल गांधी के जो पोस्ट अभी पड़ा है उस पोस्ट को देखिए ज़रा। इसमें गाज़ा जैसे मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है कि वहाँ लोगों को किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साधने वाले राहुल गांधी के इस पोस्ट को देखिए, जिसमें लिखा है, गाज़ा में बच्चों सहित हज़ारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी और बिजली में कटौती करके लाखों लोगों की सामूहिक सज़ा मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास द्वारा निर्दोष इजरायलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी निंदा भी की जानी चाहिए। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए। राहुल गांधी को गाज़ा के लोगों की चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर एक शब्द नहीं लिख पाए। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी लिखा है कि गाज़ा में हुए बमबारी की निंदा करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है और सख्त लफ्ज़ों में लिखा कि तबाही का समर्थन करने वाली सरकारों को शर्म आनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाज़ा में जो अनुमति दी है वो इतिहास में न केवल पूरी मानवता के लिए एक बड़ी शर्म के रूप में दर्ज की जाएगी, बल्कि मानव जाति के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज की जाएगी। नरसंहार के प्रति आंखें मूंदे रहने और हज़ारों निर्दोष बच्चों के निर्मम वध को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। गाज़ा के मुद्दे पर सख्त शब्दों में विरोध दर्ज करवाने वाली प्रियंका गांधी ने एक शब्द भी बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं बोला। कांग्रेस की इस चुप्पी पर लोकसभा सांसद स्वामी सच्चिदानंद साक्षी ने निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई, लेकिन राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष इस मामले पर मौन है। बांग्लादेश में जो विध्वंसकारी गतिविधियां हो रही हैं और हिंदुओं के साथ में विभिन्न तरीके से अपमान, मान मर्दन, मर्यादाओं को तोड़ करके किया जा रहा है,
प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से इसमें संवेदनशील है। दुर्भाग्य से विपक्ष किस पूर्वाग्रह से ग्रसित है जिसे बांग्लादेश के हिंदुओं की कतई चिंता नहीं, इसकी हम निंदा करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार हो रहे हमले पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर उन्हें घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गाजा के मुद्दे पर तो बहुत बोलती है, लेकिन उनकी क्या मजबूरी है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे हत्या और उत्पीड़न पर चुप है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत